जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप कहेंगे कि मैम हम तो फर्स्ट टेस्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए बच्चों, जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो उसे पटरी पर आने में बहुत समय लगता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी पटरी पर आई नहीं कि वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है। तो उसी प्रकार से हमारी जो शिक्षा की गाड़ी अभी कोरोना काल में पटरी से उतर गई थी, उसे पटरी पर आने में काफी समय लगा। और अब 2022 सत्र से हमारी पढ़ाई फिर से रेगुलर स्टार्ट हो गई है। और अब जब गाड़ी पटरी पर आ चुकी है तो वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगी। तो आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। एग्जाम प्रिपरेशन है तो हम भी आपके साथ साथ आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे और हर संभव वो प्रयास करेंगे जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो अभी आपके फर्स्ट टेस्ट चल रहे हैं, तो फर्स्ट टेस्ट की मैं बात करना चाहूंगी कि फर्स्ट टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो अभी जो प्रथम परख का जो प्रश्न पत्र आने वाला है, तो उसमें आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आने वाले हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न जिनमें 4 विकल्प दिए गए होते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें अ ब स द या ए बी सी डी या क ख ग घ, इस तरह से 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। उन 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प का चयन करना होता है और ये आपकी दक्षता पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 विकल्प हमें समान दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट को अगर ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप एक सही विकल्प को चुन पाएंगे और यही आपकी दक्षता है, यही आपका कौशल है। तो आप हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी संस्कृत के जो पेपर आने वाले हैं उसके संदर्भ में। तो कक्षा 1 से 10 तक एक ही प्रश्न पत्र आएगा जिसमें हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस होंगे और हर सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और एक प्रश्न का यदि आप जवाब देते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होता है। तो सही और सटीक उत्तर जो आपको आता है वही आपको लिखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किस तरह से आपको जवाब देना है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं और बच्चे आंसर देने के लिए जब बैठते हैं तो क्या करते हैं कि जो सही आंसर होता है उस पर टिक लगा देते हैं, एक राइट का निशान लगा देते हैं। तो आपको राइट का निशान नहीं लगाना। सबसे पहली बात है कि आपने जिस आंसर का चयन किया है वो आंसर कौन सा है, क है, ख है, ग है या घ है, आप देख लीजिए। और जो साइड में एक कोष्ठक दिया हुआ होता है उस कोष्ठक में आपको सही विकल्प भरना होता है। अ ब स द क ख ग घ, जो भी सही विकल्प हो, ए बी सी डी, वह सही विकल्प आपको वहां पर भरना होता है। यही इसका सही तरीका होता है। और इसके बाद पेपर आप करना, जो आपको किस तरह से करना है वो हमने देख लिया कि आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है कि हम 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें। कभी कभी ये बहुत सरल होता है, कभी कभी बहुत कठिन भी होता है। सरल इसलिए होता है कि आपके सामने किसी प्रश्न के 4 विकल्प मौजूद होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्रश्न सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका उत्तर क्या दें, इसका क्या आंसर होगा, हमें याद नहीं है वो आंसर। लेकिन हमें जब हिंट दिया जाता है तो हम उस आंसर को फौरन से पकड़ लेते हैं या हम उस आंसर को फौरन से हम याद कर लेते हैं। हमारी मेमोरी में वापस से वो आंसर आ जाता है कि हमने हाँ ये पढ़ा था, तो जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो ये हमारे मैम ने बताया था, ये हमारे सर ने बताया था, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसलिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी मेमोरी में जो कुछ भी है उसे आप उसके माध्यम से आप चयन कर सकते हैं, आप तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है उसमें बहुत ही नजदीकी आंसर लिखे हुए होते हैं, तो हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन आपने यदि पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, यानी एक क्वेश्चन का सही जवाब आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, उसी को याद किया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप सही आंसर दे पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके इन बहुविकल्पात्मक
प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब प्रश्न पत्र एक खुला प्रश्न पत्र होता है जिसमें आपसे अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, रिक्त स्थान भी होते हैं, कॉलम मैचिंग भी होते हैं, और कुछ अनुवाद करने के लिए भी आपको दिया जाता है, कुछ सारांश लिखने के लिए भी दिया जाता है, और इस तरह के अनेक प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें हमें बहुत कुछ याद करना होता है, और जो उसमें लिखना भी हमें बहुत कुछ पड़ता है। लेकिन जब हमें ये बता दिया गया कि जो आपका प्रश्न पत्र है वो बहुविकल्पात्मक होगा, यानी आपको एक प्रश्न के 4 आंसर जो दिए गए होंगे उसी में से एक उत्तर का चयन करना होगा। तो अब हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हमें बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स वाले क्वेश्चन याद करने हैं। हमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस याद नहीं करने, हमें निबंधात्मक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं याद करने हैं। इसके अलावा हमें कॉलम मैचिंग भी याद नहीं करने हैं। इसके अलावा हमें और भी जो अनुवाद कार्य इत्यादि दिए जाते हैं वो भी हमें नहीं करने हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि शब्द है उसका वाक्य बनाइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिनका सटीक एक उत्तर होता है और छोटा उत्तर होता है, 1 या 2 शब्दों का, जिसमें आंसर दिया हुआ होता है। अब आप कैसे चयन करेंगे पुस्तक में कि मुझे कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं, तो चलिए उसके बारे में बताती हूँ आपको। कि सबसे पहले हम जब पाठ पढ़ते हैं तो पाठ का क्रम दिया हुआ होता है, अनुक्रम दिया हुआ होता है, सारणी दी हुई होती है कि पहला पाठ कौन सा है, दूसरा पाठ कौन सा है, तीसरा पाठ कौन सा है। जैसे पहला पाठ है सुभाषितानि, दूसरा है दुर्बुद्धि विनश्यति, या 10वीं क्लास में है पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। तो इस तरह से जो पाठ का जो टाइटल है उस टाइटल को आपको याद करना है कि प्रथम पाठ कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसमें 4 विकल्प आपको नीचे दिए गए होंगे कि कौन सा पाठ जो है वो आपकी क्लास का पहला पाठ कौन सा है, आपकी क्लास में जो पुस्तक चल रही है उस पुस्तक में पहला पाठ कौन सा है, दूसरा पाठ कौन सा है, तीसरा पाठ कौन सा है। तो पाठ का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पाठ का नाम दिया जा सकता है कि इस पाठ का क्रम क्या है, तो आपको पाठ का क्रम भी याद करना है। तीसरा क्वेश्चन जो कि पाठ से संबंधित है, तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं, ये पाठ किसने लिखा है, तो आपको लेखक का नाम भी याद करना है। इसके अलावा चौथा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पाठ इस लेखक के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इस लेखक के किस कहानी संग्रह या किस कविता संग्रह से ये पाठ लिया गया है। या कोई श्लोक दिया हुआ है तो वो पूछ लेंगे कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है, या नीति शतक से लिया गया है, या किसी अन्य ग्रंथ से लिया गया है, या आप देख लीजिए और भी कई बहुत सारे नीति ग्रंथ है। जैसे पंचतंत्र के भी बहुत सारे श्लोक है, पंचतंत्र की भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो कहानी का भी नाम दिया जा सकता है कि भाई ये कहानी है वो कहाँ से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये 4 क्वेश्चंस तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो पाठ है, प्रथम पाठ या द्वितीय पाठ या तृतीय पाठ, तो ये पाठ कौन सा है, यानी उस पाठ का शीर्षक आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पाठ का शीर्षक कौन सा है, दूसरे पाठ का शीर्षक कौन सा है, तीसरे पाठ का शीर्षक कौन सा है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस शीर्षक जो आपको ये जो शीर्षक दिया हुआ है, इस शीर्षक का क्रम कौन सा है, इस पाठ का क्रम कौन सा है। जैसे आपको पाठ दिया दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ का क्रम बताएं। प्रथम पाठ है, द्वितीय पाठ है, तृतीय पाठ है, चतुर्थ पाठ है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि द्वितीय पाठ है, कक्षा 8 का दूसरा पाठ है, तो उसमें आपको द्वितीय पाठ लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन हुआ आपसे ये पूछेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो लेखकों के नाम भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि उनके कभी कभी सरनेम बदल दिए जाते हैं, नाम वही रहता है। तो हमें लेखक का नाम भी निश्चित रूप से पक्का याद होना चाहिए कि पद्म शास्त्री ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए। और चौथी बात है कि ये उनके किस कथा संग्रह से लिया गया है या उनके किस कविता संग्रह से लिया गया है। यहाँ मैं आपसे किताब के कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक
जो आपका पैटर्न है, जो मतलब आपके एग्जाम में जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका जो पैटर्न है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और पाठ्य पुस्तक चाहे कोई सी भी हो, लेकिन हर पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है वो हमको याद करने हैं। हाँ, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, भाषा से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, और जैसे इतिहास है, भूगोल है, उनमें प्रश्न थोड़े से आपके अलग होते हैं। तो यहाँ हम हिंदी और संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चंस ये हो गए, इनमें से पूछा जा सकता है। इसके बाद बारी आती है कि आपके किताब में जितने भी पाठ हैं उनमें से कितने लेसन आएंगे, कितने पाठ आएंगे। तो आप देखिए कि हमेशा जब भी प्रथम टेस्ट होता था तो 2 या 3 लेसन पूछे जाते थे। तो अभी भी आप 3 लेसन याद कर सकते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठ आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। उसी के अंदर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अतिरिक्त व्याकरण जो होती है, व्याकरण में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो नियम आया यानी 2021-22 के लिए एक उन्होंने कहा है कि जब पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी पाठ्यक्रम को बहुत सारा कम कर दिया गया था, तो बार बार वो पाठ्यक्रम कम हो रहा था, बदल रहा था, तो हमें बड़ी चिंता हो रही थी कि भाई हम क्या पढ़ें। कभी कोई पाठ होता है, कभी कोई पाठ नहीं होता है, कभी कहते हैं 60% कोर्स आएगा, कभी कहते हैं 100% आएगा, कभी कहते हैं कि होमवर्क वगैरह उसी में से बस आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन अब इस सत्र में यानी 21 और 22 में निश्चित रूप से ये कह दिया गया है कि जो भी लेसन्स कम किए जाएंगे वो पीछे से कम किए जाएंगे। यानी बुक में आगे जितने भी लेसन हैं जो आपने पढ़ने शुरू कर दिए हैं और अभी तक आपके 2-3 लेसन या 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन लेसन्स को कभी भी कम नहीं किया जाएगा। यानी 1 से 5 पार्ट तक जो आपके लेसन हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से आप 5 पार्ट तक अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। वो आपके अभी भी काम आएंगे और आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। और इसके अलावा यदि पाठ्यक्रम कम होता है तो वो पीछे से होगा, यानी पाठ्य पुस्तक के पीछे से। जैसे कि आपको मैं ये पाठ्य पुस्तक दिखाती हूँ कि जैसे ये पाठ्य पुस्तक है, तो आपके जो आगे के 5 लेसन है वो कम नहीं होंगे, और जो लास्ट वाले लेसन है, 5 लेसन के पीछे वाले जो लेसन है उनमें से ही कुछ कटौती जो भी उनको करनी है वो कटौती 5 लेसन के बाद होगी। तो हम निश्चित रूप से 5 लेसन तक आराम से पढ़ सकते हैं। तो 4 क्वेश्चंस की हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, देखिए मैं इसमें बता देती हूँ आपको, ये पुस्तक मेरे पास है। तो इसमें जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, ये पाठ है, पाठ अपने यहाँ समाप्त हो गया है, और समाप्त होने के बाद अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्न जहां दिए होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, तो सबसे पहले लघु उत्तरात्मक प्रश्न देते हैं जिनका उत्तर मात्र एक शब्द में देना होता है। तो एक शब्द में जो उत्तर देने होते हैं वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहला प्रश्न जो कि संस्कृत में दिया हुआ है वो आपको जरूर याद करना है। आप कोई सी भी क्लास की किताब उठाकर देख लीजिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपको जरूर याद करना होता है। वो आपसे एक लाइन में भी पूछा जा सकता है और एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कक्षा 6 की बुक है मेरे पास, हालांकि मैं क्लास वाइज अलग से आपकी तैयारी करवाऊंगी, पूरी फुल प्रिपरेशन आपकी करवाऊंगी, तो लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि जैसे ये फर्स्ट जो है, तो जैसे ही लेसन खत्म होता है यहाँ पर अभ्यास आता है, और अभ्यास में लिखा है उच्चारणम कुरुत। अब आप कहेंगे ये तो उच्चारण करने के लिए दिया गया है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये कौन सा आंसर है इसमें। लेकिन इनमें जो शब्द दिए गए हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नपुंसकलिंग कौन सा है। 4 विकल्प आपको दिए जा सकते हैं, और उसमें से लिख देंगे कि भाई इनमें से पुल्लिंग शब्द छांट कर बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें सूची दी हुई है। ये प्रथम पाठ में पुल्लिंग शब्दों की सूची है, द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों की सूची है, और तृतीय पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों की सूची है। तो हमने जब वो शब्द याद किए हुए हैं, शब्द पढ़े हुए हैं, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये हमें देखना है। इसके अलावा शब्दों के अर्थ भी हमको, जैसे पाठ में जो भी शब्द वर्ड मीनिंग्स आते हैं तो वो भी हमको याद करने हैं।
क्योंकि किसी भी शब्द का हिंदी में अर्थ पूछा जा सकता है या फिर हिंदी शब्द देकर ये पूछा जा सकता है कि इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम हर संभव ये कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। तो इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रही हूँ कि प्रथम जो पाठ के समाप्त होते ही जो अभ्यास दिया हुआ है, पहला अभ्यास यानी पहला क्वेश्चन, वो आप जरूर करें। इसके अलावा शब्दार्थ आप याद करें। शब्दार्थ याद करने के बाद जो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे दिए हुए हैं जिनके आंसर बड़े हैं लेकिन उन्हें एक शब्द में भी बताया जा सकता है या 2 शब्दों में भी आंसर उसका दिया जा सकता है, तो वो भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो रिक्त स्थान वगैरह दिए जाते हैं तो वो आपको याद करने हैं, क्योंकि रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उनको वो बहुविकल्पात्मक बनाकर भी पूछ सकते हैं आपसे। और कॉलम मैचिंग वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें भी आपसे किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे सामान्य तौर पर आपको दे रखा है राज्य और राजधानियों को कॉलम मैचिंग करना है, तो वो इतना सारा तो नहीं पूछेंगे कि भाई 5 तो राज्य दे रखे हैं, 5 राजधानियां दे रखी हैं, अब आप उनको कॉलम मैचिंग कीजिए। तो बहुविकल्पात्मक में आपसे ये नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो अब आपने वो कॉलम मैचिंग वाला पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तो आप उसमें से वहां आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए ये दे रखा है यहाँ पर शब्द रूप लता, लते, लता। तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ऋकारांत शब्द होते हैं, उकारांत शब्द होते हैं, जैसे गुरु शब्द है। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। तो शब्द रूप हमको याद होने चाहिए। शब्द रूप हमको याद है। वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे कि मैडम हम इतने से कम समय में कैसे इतने सारे शब्द रूप याद कर लें। तो भाई आप जब छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने कुछ तो शब्द रूप याद किए होंगे ना। तो उन्हीं शब्द रूपों में से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बालक शब्द का आपसे रूप पूछ लिया कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन कौन सा है। आप अगर आप शब्द रूप याद नहीं है तो नहीं बता पाएंगे आप। जैसे बाल कहे बालको, बालका, बालकम, बालकऊ, बालकान। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और जैसे षष्ठी विभक्ति पूछ ली, सप्तमी विभक्ति पूछ ली, पंचमी विभक्ति का रूप पूछ लिया, एक वचन कौन सा है, सप्तमी का बहुवचन कौन सा है, षष्ठी का द्विवचन कौन सा है, पंचमी का द्विवचन कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। बड़ी क्लासेस में 9, 10 में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनुवाद के नियम क्या है। नियम के आधार पर वो पूछ सकते हैं कि अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति आएगी, यच्छ धातु के रूप में कौन सी विभक्ति आएगी, यच्छ के साथ कौन सी आएगी, अभितय परितय के योग में कौन सी विभक्ति आएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि अभितय परितय के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, देने के योग में नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वहा, स्प्रहा, इसमें अपनी चतुर्थी विभक्ति आएगी, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आएगी, या आप देते हैं कि संबंध बताने के योग में षष्ठी आएगी, और तरप और तमप के प्रत्यय के योग में कौन कौन सी विभक्ति आएगी वो भी आपको बताना पड़ेगा कि षष्ठी सप्तमी आएगी या पंचमी विभक्ति उसकी तरप के योग में आएगी और तमप के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आएगी। तो इस तरह से आपको अनुवाद के नियम भी पूछे जा सकते हैं। एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन दिया जा सकता है और 4 विकल्प वहां पर दे सकते हैं वो कि इस धातु के योग में कौन सी विभक्ति आएगी या कारक चिन्हों के आधार पर कौन सी विभक्ति आएगी। तो भी आपको उसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसके बाद देखिए कि और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में आपसे क्या पूछेंगे, संधि युक्त पद आपको दिया हुआ होगा और आपसे कहेंगे कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उसमें 4 विकल्प होंगे और चारों विकल्प थोड़े अलग अलग होंगे। एक तो सही होगा और बाकी के विकल्प ऐसे होंगे कि जब आप उनको संधि विच्छेद करेंगे तो उनका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो संधि विच्छेद में एक चीज आपको बहुत ही ध्यान देने वाली ये है कि जब हम किसी भी शब्द के टुकड़े करते हैं संधि विच्छेद में, 2 टुकड़े करें, 3 टुकड़े करें, तो उन जो शब्दों के अंश हैं यानी उन शब्दों के जो टुकड़े हैं उनका वही अर्थ निकलना चाहिए जो कि एक पूर्ण शब्द का अर्थ निकल रहा है।
ऐसा नहीं है कि पूर्ण शब्द का अर्थ तो कुछ और निकल रहा है और हमने संधि विच्छेद कर दिया, उन शब्दों के अर्थ अलग निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पर संधि विच्छेद आपका गलत हो जाएगा। तो संधि युक्त पद और संधि विच्छेद दोनों का ही एक ही उत्तर या एक ही अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ उसका अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको देखना है। संधि युक्त पद देकर कह सकते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका। संधि विच्छेद ऊपर देकर आपको पूछा जा सकता है कि संधि युक्त पद कौन सा है, तो वो आपको बताना है, सही बताना है। इसके अलावा एक और पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, या कौन सी संधि है, तो ये भी उनसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दीर्घ संधि। तो जब भी आप उदाहरण याद करें तो तीनों चीजों को याद करें। एक एक बराबर एक एक वृद्धि संधि, तो ये आपको बराबर तीनों चीजें याद करनी है। और इसके बाद आप समास की बात ले लीजिए। समास में भी आपसे यही पूछते हैं कि भाई ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है। चारों में से आपको विकल्प देने होंगे। और उसके अलावा जैसे कि इस समास का उदाहरण है, आपको दे दिया कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो चारों में से आपको विकल्प देखने पड़ेंगे कि कौन सा है और सही विकल्प पर आपको निशान लगाना पड़ेगा। तो ये वाली बात है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और संज्ञा शब्द पूछा जा सकता है आपसे, एक वाक्य दे दिया जाता है रामय गृहम गच्छति, अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, तो आपको संज्ञा शब्द का चयन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द आपको पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, आपको सर्वनाम शब्द बताना होगा। विशेषण पूछा जा सकता है आपसे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने देखो संधि, समास, विशेषण और विलोम शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं कि संस्कृत में विलोम शब्द बताइए। और इसके अलावा विलोम शब्द के अलावा आ सकते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। और वाक्यों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस काल का वाक्य है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किस काल का वाक्य है। और ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं जिनके उत्तर एक पंक्ति में आते हैं वह पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपने धातु रूप अगर याद कर रखे हैं तो धातु रूप आपको याद करने पड़ेंगे, वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्यत काल के, सभी काल के, लोट लकार के, क्योंकि आज्ञार्थक लोट लकार भी हमारे इसमें आती है हमारे पाठ्य पुस्तक में। अब जैसे दे रखा है कि अहम पठामी, ये वाक्य है वर्तमान काल का। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें इसका बहुवचन क्या होगा। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, तो बहुवचन में वाक्य कौन सा बनेगा। दूसरी बात ये भी पूछी जा सकती है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है और आप बताइए कि भूतकाल में इसका कौन सा वाक्य बनेगा या भविष्यत काल में इसका कैसा वाक्य बनेगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो धातु रूप है वो उसमें मूल धातु कौन सी है, मूल धातु भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि मूल धातु ये है तो इसमें लोट लकार में मध्यम पुरुष का द्विवचन कौन सा होगा। और जैसे कि पठ धातु है तो उसका लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। लंग लकार में पूछ सकते हैं आपसे कि उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। तो इस तरह से एक शब्द पूछेंगे, एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द के लिए आपको पूरे धातु रूप याद करने पड़ेंगे, आपको पूरे शब्द रूप भी याद करने पड़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए कि इसमें दे रखा है अव्यय शब्द, अव्यय शब्दों का प्रयोग, तो वो भी आपको एक वाक्य दिया जा सकता है जिसमें अव्यय शब्द छूटा हुआ है, यानी भरा हुआ नहीं है। और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा अव्यय शब्द आएगा। तो अब आपको सोच कर लिखना है कि जो ये वाक्य है, इस वाक्य के अनुसार अव्यय शब्द इसके अंदर कौन सा हम भर सकते हैं। और उसमें भी आपको ये देखना होगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है, संपूर्ण वाक्य का अर्थ क्या निकलता है। तो अर्थ जब आप जान जाएंगे तो अव्यय शब्द का चयन भी आप
कर सकेंगे। और ये सारी बातें हैं। इसके अलावा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन की बात हो गई, धातु रूपों की बात हो गई, शब्द रूपों की बात हो गई, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स की बात हो गई कि जो आपको याद करने हैं, पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर, तो वो है। इसके अलावा पाठ के अंदर से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है, यानी पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको इसकी स्टोरी भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि पाठ के अंदर जैसे कोई कहानी है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहानी का पात्र कौन है। अन्य पात्रों के बारे में भी पूछा जा सकता है और अन्य पात्रों के बारे में उनकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। उनके द्वारा कहे गए किसी कथन को बताया जा सकता है कि ये वाक्य किसने कहा इस पाठ में, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो हमको पूरा पूरा पाठ याद करना, चाहे पद्य का पाठ हो, चाहे गद्य का पाठ हो, चाहे कहानी हो, तो हमें सब कुछ ही उसमें याद करना पड़ेगा। तो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, इसके अलावा धातु रूप हो गए, शब्द रूप हो गए, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हो गए, सर्वनाम है, संज्ञा है, संधि है, समास है, अव्यय शब्द हैं। इसके अलावा और देखते हैं हम कि कुछ और जो आंसर्स हैं वो किस प्रकार से हम देंगे। हाँ, इसमें इस प्रकार से दिया जा सकता है कि आपको एक रिक्त स्थान देते हैं, ऊपर एक पंक्ति देते हैं और उसमें शब्द दे देते हैं और शब्द देकर ये आपसे पूछते हैं कि इसमें मतलब इस शब्द को यूज करते हुए आप इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको ये उसमें देखना होता है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी। जैसे खाली स्थान दे दिया फलम पतति, अब आगे दे दिया आपको वृक्ष, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? वृक्ष फलम पतति, ऐसे तो लिख नहीं देंगे ना, आपको विभक्ति लगानी होगी, वृक्षात फलम पतति, क्योंकि पंचमी विभक्ति आएगी अलग होने के अर्थ में। तो वृक्षात फलम पतति, वृक्ष को वृक्षात लिखना पड़ेगा, वहां पर वृक्ष ही नहीं आपको उतार देना है, बल्कि आपको वृक्षात लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने। तो अभी तक जो आपने कक्षा जो भी आपकी रही है, चाहे पहली से लेकर 10वीं क्लास तक, जो भी 12वीं क्लास तक जो भी आपकी क्लास है, उसमें आपने जितने लेसन पढ़े हैं उन लेसन को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। पाठ के लेखक, पाठ का क्रम, पाठ का शीर्षक, पाठ में क्या बताया गया है, पाठ कहानी है, कविता है या किसी और विधा में लिखा गया है, और इसके लेखक कौन है, लेखक ने कौन सी कृति लिखी जिसके अंदर से आपको ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है या एक गीत दिया गया है या एक कविता उस संग्रह में से दी गई है, तो उस संग्रह का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा योग्यता विस्तार में जो कुछ भी बताया गया है उसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जो भी नॉलेज उसके अंदर है उसमें से भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो इतनी प्रिपरेशन आपको अपने फर्स्ट टेस्ट के लिए करनी है, जो 20 अंक का आपका टेस्ट होगा। आप सोचते हैं कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपका पूर्व ज्ञान भी इसमें काम आएगा। और अभी जो आपने 3 या 4 लेसन जो अभी आपने पढ़े हैं और अच्छी तरह से व्याकरण को समझा है, कहानियों को समझा है, कविताओं को समझा है, गीतों को समझा है, उनमें से भी आपके प्रश्न बराबर इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अब तक आपने जो होमवर्क किया है, जो भी होमवर्क आपको रेगुलर मिलता था ऑनलाइन होमवर्क अगर आपने रेगुलर किया है तो निश्चित रूप से आप इसमें 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका ये प्रथम परख बहुत ही अच्छा जाए और आपको 20 में से 20 अंक प्राप्त हों। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब ये आपका प्रथम परख निकल जाएगा, हालांकि अभी कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, जब आपका ये प्रथम परख निकल जाएगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, तो उसका भी सॉल्यूशन हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे।